हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ ली थी, जो थी कंबशन और हाइड्रोजनेशन। अब हम आगे की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम फर्स्टली पढ़ेंगे आइसोमराइजेशन। तो आइसोमराइजेशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो उसे हम आइसोमराइजेशन बोलते हैं। तो आइसोमर होते क्या हैं? आइसोमर ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज तो सेम होते हैं, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होते हैं। तो हम एक रिएक्शंस देखते हैं कि जैसे हमने एन ब्यूटेन लिया है, एन ब्यूटेन से हम फेमिलियर हैं। उसकी रिएक्शन हम एनहाइड्रस AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में कराते हैं। अब यहाँ पे एनहाइड्रस का मतलब है जिसमें वाटर ना हो। तो ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पे HCl है और ये एनहाइड्रस हो सकता है? तो ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ये जो HCl है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होने की बजाय ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, इसलिए ये यहाँ पे हमने एनहाइड्रस वर्ड को यूज़ किया है। अब हम देखते हैं, तो इस रिएक्शन से हमको मिलता क्या है? आइसोब्यूटेन। अब इसका कुछ शॉर्ट मैकेनिज्म हम देखते हैं। तो यहाँ पे होता ये कि ये वाला हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है और ये जो CH3 ग्रुप है ये इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है और हमें आइसोब्यूटेन मिल जाता है। तो यहाँ पे तो एक ही कंडीशन बन रही है, बट हम एन हेक्सेन की अगर बात करते हैं और सेम कंडीशन रखते हैं एनहाइड्रस AlCl3 और HCl, तब यहाँ पे जो ये CH3 है ये सेकेंड वाले कार्बन पे भी जा सकता है और थर्ड वाले कार्बन पे भी जा सकता है। तो इसलिए ये दो प्रोडक्ट बनाएगा, 2-मेथिल पेंटेन एंड 3-मेथिल पेंटेन। उसके बाद अगली रिएक्शन पे हम चलते हैं। तो अगली रिएक्शन है हमारी एरोमेटाइजेशन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, मतलब यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा। इसमें एक कंडीशन है जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 या 6 से ज़्यादा होने चाहिए। अब हम एन हेक्सेन लेते हैं, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि एन हेक्सेन को ऐसे क्यों लिखा। तो ये हमने बस ऐसे ही समझने के लिए इसको इस टाइप से लिख दिया, क्योंकि जब बेंजीन हम बनाएंगे तो वो भी कुछ इस टाइप का ही है, तो उसको समझाने के लिए हमने इस स्ट्रक्चर को थोड़ा इस टाइप से लिख दिया, बाकी ये है ओपन चेन स्ट्रक्चर ही। तो आगे हम देखते हैं, जब एन हेक्सेन को 773 डिग्री केल्विन 10 से 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसकी प्रेजेंस में? एल्यूमिना Al2O3 और क्रोमियम वेनेडियम और मैग्नीज के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, तब हमको बेंजीन या उसके होमोलोगस मिलेंगे। और इस प्रोसेस में हो क्या रहा है ओवरऑल? यहाँ इस प्रोसेस में होता है साइक्लाइजेशन और डिहाइड्रोजिनेशन होता है। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का निकल जाना, और साइक्लाइजेशन का मतलब होता है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर का साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाना। देखिए यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं था, मतलब कोई भी बॉन्ड नहीं था, बट यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब ये ओपन चेन से काय में कन्वर्ट हो गया है? साइक्लिक स्ट्रक्चर में। अब हम अगर इससे बड़े एल्केन की बात करें, हायर एल्केन की, तो हम एन हेप्टेन ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, ये तो सेम है, यहाँ पे एक CH2 और बढ़ गया। अब यहाँ क्योंकि एक कार्बन बढ़ेगा ना, वहाँ पे एन हेक्सेन था, मतलब 6 कार्बन की बात हो रही थी, यहाँ पे 7 कार्बन की बात हो रही है। तो हमने सेम इसी टाइप से स्ट्रक्चर को अगला ड्रॉ किया और यहाँ CH3 का एक H हटा करके एक और CH3 यहाँ पे हमने जोड़ दिया। सेम वही कंडीशन रखेंगे, एल्यूमिना
क्रोमियम, वेनेडियम या मोलिब्डेनम के कोई से भी ऑक्साइड्स ले लेंगे, उसको 773 डिग्री केल्विन और 10 से 20 एटमॉस्फेयर पे रिएक्ट कराएंगे, तब हमें टोल्यूइन मिलेगा। तो इस रिएक्शन में भी कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं था, यहाँ बॉन्ड बनेगा। यहाँ भी कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। और अब इसके बॉन्ड बन जाने के बाद यहाँ पे तो कंडीशन क्या थी, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इसके पास बचा नहीं था, तो ये सिंपल बेंजीन बन गया। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसके पास ये CH3 बचा हुआ है, तो ये CH3 इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा और यहाँ पे एक नया बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो जो बेंजीन होती है, जब उसका एक हाइड्रोजन किसी मेथिल ग्रुप से रिप्लेस कर दें, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, टोल्यूइन। तो यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन्स H2 निकल जाएंगे। अब नेक्स्ट रिएक्शंस की ओर चलते हैं हम, तो वो है पाइरोलिसिस। सबसे पहले इस पाइरोलिसिस टर्म को समझते हैं। तो इसका मतलब होता है थर्मल डिकम्पोजिशन या क्रैकिंग। नाम से ही क्लियर है, थर्मल का मतलब हीट है, मतलब हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन करना, किसका, एल्केन का। तो यहाँ पे हमने मान लीजिए हेक्सेन ली है, उसको 773 डिग्री केल्विन लिया है। तो यहाँ पे 3 टाइप से डिकम्पोजिशन इसका हो सकता है। फर्स्ट में हमको हेक्सेन मिल रहा है, सेकेंड में हमको ब्यूटीन मिल रहा है और इथीन मिल रहा है। यहाँ पे देखना, ये दोनों एल्कीन मिल रहे हैं। यहाँ पे क्या मिल रहे हैं हमको, प्रोपीन, इथीन और मीथेन, मतलब 2 एल्कीन मिल रहे हैं और एक एल्केन मिल रहा है। अब एल्कीन के बारे में इतना अभी कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पे एक शॉर्ट आपको डिटर्मिनेशन के लिए कुछ बता देता हूँ। जैसे एल्केन का मैंने फॉर्मूला बताया था CnH2n+2, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है आपको, बस इसमें से जो +2 है उसको हटा देना है। मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा एल्कीन का, CnH2n। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे n क्या है, 6 है, तो यहाँ पे H12 है, यानी कि जस्ट 2n है, तो यहाँ पे ये एल्कीन है। बस ये हो गया आपका एल्कीन। उसके बाद ये ध्यान दीजिएगा, इसी रिएक्शन से केरोसिन ऑयल और पेट्रोल से ऑयल गैस या पेट्रोलियम गैस भी बनाई जाती है। तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं डोडेकेन। यहाँ पे 12 कार्बन है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, डोडेकेन। अब इस डोडेकेन जो है ये केरोसिन ऑयल का एक सब्स्टिट्यूएंट है। इसकी हम रिएक्शन कराते हैं प्लेटिनम, पैलेडियम और निकिल के साथ 973 डिग्री केल्विन पे, तब हमको हेप्टेन, पेंटीन और अदर प्रोडक्ट्स कुछ मिलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, जो कि रिएक्शन विथ स्टीम। अब होता यह है कि जब मीथेन की स्टीम के साथ रिएक्शन कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसे हम यूँ भी बोल सकते हैं 1273 डिग्री केल्विन, तब हमको कार्बन मोनोऑक्साइड और डाईहाइड्रोजन जो होती है वो मिलती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे, इसी मेथड का यूज़ करके हाइड्रोजन को इंडस्ट्रियली प्रिपेयर किया जाता है, हाइड्रोजन गैस को। अगले रिएक्शन की हम बात करते हैं, तो वो है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे कंट्रोल्ड वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब यहाँ पे हम करेंगे क्या, अलग अलग कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे और उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, वो भी कंट्रोल्ड तरीके से। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि हम 2 मीथेन के मॉलिक्यूल लेते हैं, उसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। कंडीशन क्या है, 523 डिग्री केल्विन टेम्परेचर और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमको मिथेनॉल मिलेगा। यहाँ पे ये एक अल्कोहल मिल रहा है, मतलब हमको एल्केन से अल्कोहल मिल रहा है।
सेकेंड हम ये देखते हैं कि ये मीथेन है, इसका अगर ऑक्सीडेशन मोलिब्डेनम के ऑक्साइड्स के साथ कराते हैं और हीट प्रोवाइड करते हैं तब हमको मीथेनल मिल रहा है। देखिएगा यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे मीथेनॉल है और ये मीथेनल है, मतलब ये एक टाइप का एल्डिहाइड है जिसे हम फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं। अब अगली रिएक्शन हम देखते हैं तो यहाँ पे इथेन लिया हुआ है हमने, 2 मॉलिक्यूल इथेन के लिए हैं, उसका ऑक्सीडेशन कराया है मैग्नीज एसीटेट के साथ। अब यहाँ पे इस चीज़ को याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैग्नीज की हमको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, Mn2+। अब यहाँ पे एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, और हमको यहाँ पे एसीटेट आयन बनाना है तो हम एक H को निकालेंगे तो यहाँ पे CH3COO नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि एक H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल जाएगा। अब यहाँ पे एक नेगेटिव है और यहाँ पे 2 पॉजिटिव, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने CH3COO का होल ट्वाइस Mn लिया है। और हम हीट करेंगे जब, तब हमको इथेनोइक एसिड मिलेगा या इसी को हम एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं। अब होता जनरली ये है कि एल्केन्स जो होते हैं वो इनर्ट होते हैं नॉर्मल कंडीशन में, बट ऐसी एल्केन जिसके पास 3 डिग्री हाइड्रोजन हो वो KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन में चले जाते हैं। अब देखिएगा 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या नहीं बला है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। जैसा कि हम जानते हैं कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है, अगर चारों वैलेंसी में से 3 वैलेंसी हम मेथिल ग्रुप या अल्किल ग्रुप से सेटिस्फाइड कर दें तब वो जो कार्बन होगा वो 3 डिग्री कार्बन होगा और एक वैलेंसी उसकी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होगी। तब इस कंडीशन में कार्बन तो 3 डिग्री होगा, बट जो 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड जो हाइड्रोजन होगा वो भी 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ 3 डिग्री हाइड्रोजन क्लियर हो चुका है। अब जब ये KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज होगी तब हमको यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपेन 2 मतलब यहाँ पे भी एल्कोहल मिल रहा है। तो हम जनरली ये बात बोल सकते हैं कि जब हम एल्केन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें एल्कोहल ही मिलेगा। तो यहाँ हमारी एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी फिनिश होती है। अब अगले नेक्स्ट लेसन में हम लोग बात करेंगे एल्कीन्स के बारे में।